जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में और भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। तो नोबेल पुरस्कार और भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। हम जितने भी क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं ये सभी देश में आयोजित होने वाली सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, फिर चाहे आपकी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या आपकी किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर ये प्रश्न हमें इनमें से देखने को मिलते ही हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले भारत में शिक्षा के विकास से। देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताएं। तो देश के पहले या भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। क्या नाम था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा वर्ष 1968 में की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और जिसे 1854 में जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? या भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपात सूत्रधर कौन है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति लॉर्ड मेकाले हैं और लॉर्ड मेकाले ही सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं भारत में शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा को एक नई आत्मा देने के लिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु लॉर्ड मेकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु, जिसे आज हम इंग्लिश मीडियम के नाम से जानते हैं, तो यह विवरण पत्र लॉर्ड मेकाले साहब के द्वारा कब जारी किया गया था? 1835 में, 1835 में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। किस आयोग का? शिक्षा में सुधार के लिए इंग्लिश जो हमारे जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने किसका? हंटर आयोग का गठन किया था 1882 में। इसके साथ ही सैडलर आयोग का भी गठन 1917 में किया गया था। तो अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से आयोग का गठन किया है? हंटर आयोग का 1882 और सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया था। सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आज आम भाषा में ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यह सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था या खोला गया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था। अब हम देश की बात करें कि देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय या देश का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है और इसे कब स्थापित किया गया था? तो भारत की पहली मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी। क्या नाम है? डॉक्टर BR अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस तो यही रहता है। कौन सा? इग्नू। और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में 1985 में की गई थी। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण UGC, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है। तो UGC आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत देश में कब हुई है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 में। और भारतीय शिक्षा को 10+2+3 अर्थात 10वीं + 2 करते हैं तो 12वीं + 3, जिसे ग्रेजुएशन या स्नातक कहा जाता है। तो 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यह आयोग किसके आयोग के द्वारा गया था? कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम देश में कब प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1987-88 में प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थापित है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, इसके साथ ही इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें हम सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अगला आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात कर रहे हैं, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। और आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था 1948 और 49, 1948-49 में। जस्ट आज़ादी के बाद ही शिक्षा में सुधार के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। देश का पहला आईआईटी संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान, पहला कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला आईआईटी संस्थान खड़गपुर में स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पहले हमने बात की है आईआईटी संस्थान की, अब हम बात कर रहे हैं कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो पहला भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता है, वह रुड़की में स्थापित किया गया था 1847 में। कहाँ पर? रुड़की में 1847 में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? हम सभी ने नाम सुना है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था वर्ष 1800 ईस्वी में। कब? 1800 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, क्या नाम है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर साहब ने की थी। 1920 में मोहम्मद अली जौहर साहब ने की थी। और शिक्षा का अधिकार, जिसे राइट टू एजुकेशन आईटीई कहा जाता है, यह अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ शिक्षा के विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से आने वाले क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। किसके? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म 1833 में हुआ था और मृत्यु 1896 में हुई थी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड साहब ने ही 1867 में डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड साहब ने की थी। अगला आता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब और कहाँ से की गई है और यह पुरस्कार समारोह कहाँ होता है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में की गई थी और यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, और ओस्लो, जो नॉर्वे में है, इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान को चयनित करके 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमें डेट भी याद रखना है कि कब, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। शुरुआत 1901 से हुई है और यह कहाँ पर? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, और ओस्लो, जो नॉर्वे में है, इन दोनों में से किसी स्थान पर भी प्रदान किया जाता है। अगला आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, 6 अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें या जिनसे संबंधित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है या कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला आता है भौतिकी, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। अगला रसायन, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है। शरीर विज्ञान, या जिसे चिकित्सा कहा जाता है। साहित्य, शांति का नोबेल, और अर्थशास्त्र। ये कुल 6 क्षेत्र हैं। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये प्रमुख 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
अगला आता है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक, क्या नाम है, स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में अर्थात 1967 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा अर्थशास्त्र के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार 1967 में प्रारंभ किया गया था और 1969 में यह पहली बार रोंगर फ्रिश नॉर्वे के व्यक्ति, जेन टिन बर्जेन जो हॉलैंड के व्यक्ति हैं, इन दोनों को प्रदान किया गया था। पहली बार कब, 1969 में प्रदान किया गया था और आरंभ 1967 से हुआ है। वहीं अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था और उनके साहित्य का नाम क्या था। साहित्य से अर्थात उनके जो अर्थशास्त्र है उसका नाम क्या था। तो अमर्त्य सेन को 1998 में उनका अर्थशास्त्र कल्याण जो था उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कल्याण के रचयिता कौन है, तो कल्याण एक अर्थशास्त्र की पुस्तक है जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा रचित है, जिसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ही भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो भौतिकी और रसायन अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अगला आता है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए बैंक ऑफ स्वीडन, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी की बात करें तो बैंक ऑफ स्वीडन। वहीं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, स्टॉर्टिंग। हमें संसद का नाम यहाँ पर याद रखना है नॉर्वे की, जैसा हमारे यहाँ संसद को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है, तो नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, स्टॉर्टिंग। तो बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए व नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। वहीं शरीर विज्ञान या जिसे चिकित्सा कहा जाता है, तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसका नाम है कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन का है। यह चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कब और किसे प्रदान किया गया था, तो भारत का पहला नोबेल साहित्य पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। गीतांजलि के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र का भारत में, तो यह कब दिया गया था, तो यह 1913 में प्रदान किया गया था। उनकी रचना का नाम गीतांजलि है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है और उन्हें कब यह प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली या प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है, मदर टेरेसा को प्रदान किया गया है। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम सर सीवी रमन है। क्या नाम है, सर सीवी रमन, जिन्हें 1930 में यह प्रदान किया गया था अवार्ड। कब, 1930 में सर सीवी रमन को, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला फैक्ट आता है नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत कितनी राशि, 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। भारतीय मुद्रा की बात करें तो लगभग 6.29 करोड़ रुपए नोबेल पुरस्कार विजेता को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रदान नहीं किए गए हैं, नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिए गए हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक, 1940 से लेकर 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है। हमने भारतीय महिला की बात की है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला ही कौन है, तो उनका नाम है मैडम क्यूरी। हम सभी ने नाम सुना है रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए।
1903 में रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता जिसे कहा जाता है उसकी खोज के लिए मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में लगभग या अधिकतम कितने व्यक्तियों को या संयुक्त रूप से कितने विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है? तो नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र की बात करें तो यह किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से विजेता नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात एक अवार्ड संयुक्त रूप से 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। अगला आता है कि वर्तमान समय अर्थात 2019 के अवार्ड घोषित हो चुके हैं, तो 2019 या वर्तमान समय तक कितनी बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो वर्तमान समय तक केवल ऐसा 2 ही बार हुआ है जब 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि 1974 में एक नियम बना था। कब? 1974 में, कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये जो 2 व्यक्तियों को 2 बार दिया गया है वे 1974 के बाद दिया गया है। 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को भी प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यह नियम कब? 1974 में बना था। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो लड़की या महिला हैं उनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की हैं और उन्हें महज 17 वर्ष की उम्र में ही इस विश्वविख्यात खिताब को पाने का कारनामा अपने नाम किया है, जिनका नाम है पाकिस्तान की रहने वाली मलाला यूसुफजई, जिन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया था। और उनके साथ ही भारतीय व्यक्ति भी थे जिनका नाम कैलाश सत्यार्थी है, उन्हें भी प्रदान किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भारत में शिक्षा के विकास और नोबेल पुरस्कार से संबंधित। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।